हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुमित सर और आज मैं लेकर आया हूँ आईईसी आईटी का लेक्चर नंबर 3। देखिए इस सब्जेक्ट के लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने पावर डायोड के बारे में पढ़ा था। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, थारिस्टर फैमिली या इंट्रोडक्शन टू एससीआर। और इस चैप्टर में हम लोग पावर डायोड के बारे में पढ़ रहे थे। पावर डायोड एक बहुत महत्वपूर्ण डिवाइस होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे। मैंने आपको पावर डायोड का कंस्ट्रक्शन वगैरह बताया था और मैंने लास्ट में लेक्चर नंबर 2 के लास्ट में पावर डायोड के दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। एक बताया था VI कैरेक्टरिस्टिक्स और एक बताया था रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स। VI कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने पूरा आपको बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो हेडिंग है रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हेडिंग होता है सेमेस्टर के लिहाज से, क्योंकि सेमेस्टर में ये साफ जो आईईसी के बच्चे हैं उनके सिलेबस में लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर डायोड। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें खास करके रिवर्स रिकवरी वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि VI कैरेक्टरिस्टिक्स तो सिग्नल डायोड का भी होता है जो जिसे लो पावर डायोड भी कहते हैं, और लेकिन ये अलग तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसका ध्यान या जिसकी चर्चा पावर डायोड में सिर्फ की जाती है। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आईईटी के सिलेबस में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर डायोड लिखा नहीं है, मतलब ये नहीं लिखा है। लेकिन एक चीज़ का एकदम ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए। जब पेपर बनता है ना आईईसी का चाहे आईईटी का, माने इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, ऐसे सब्जेक्ट का जब पेपर बनता है ना तो टीचर इतना एक एक लाइन सिलेबस पढ़ के पेपर नहीं बनाते हैं सब, ये ध्यान रखिएगा। कुछ चीज़ उनके दिमाग में रहता है कि अगर आप इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं तो पावर डायोड, पावर ट्रांजिस्टर या थारिस्टर ये तो ज़रूर पढ़े होंगे। तो मतलब अभी ये नहीं आपको सोचना है कि हमारे में ये लिखा है ये नहीं लिखा है। देखो ये जो कोर्स है ना, इस कोर्स में कुछ चीज़ें होती हैं जिसको पढ़ना ही पढ़ना होता है, चाहे आपके में लिखा हो चाहे न लिखा हो। कोई भी पेपर बनाएगा तो ये सब बेसिक चीज़ें पावर डायोड वगैरह पूछेगा ही पूछेगा। तो ऐसा कई बार देखे होंगे कि सिलेबस से कुछ अलग इधर उधर की चीज़ें आती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस कोर्स में वो चीज़ें होनी चाहिए, चाहे वो सिलेबस में लिखा हो चाहे न लिखा हो। ठीक, तो ये इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा और सिलेबस की बात को थोड़ा सा किनारे भी रख दीजिए। तो ये सब टॉपिक जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा जो जिसका सब्जेक्ट आईईटी है वो ये कहे कि हम पावर डायोड से क्या मतलब है, हमारे सिलेबस में तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखा है, तो ये गलत बात है। उसका तो सबसे ज़्यादा इसमें रोल है। ठीक है, तो ये सब टॉपिक जो होता है ना, ये पावर डायोड ये सब तो इलेक्ट्रिकल का भी है क्योंकि इसमें हाई पावर की बात हो जाती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स की भी है क्योंकि ये है तो इलेक्ट्रॉनिक्स से ही रिलेटेड। तो इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो घुमा फिरा के मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें ये कोर्स पढ़ना है, जो भी उसके टॉपिक्स हैं पढ़ने हैं, चाहे सिलेबस में दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी लिखा हो न लिखा हो उससे हमें मतलब नहीं है। हमें अपने तरीके से एक तैयारी अच्छी करनी है जिससे हमारा सेमेस्टर अच्छे से पास हो जाए, कंपटीशन में हमको कभी कोई दिक्कत ना आए। ठीक, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर डायोड। कॉपी लेके बैठ जाइए और ये हेडिंग सब लोग डाल लीजिए। जो नोट्स का PDF है वो भी आपको मैं दूंगा, लेकिन आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए ये जो रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स है पावर डायोड का, सबसे पहले तो ये बात आप याद रखिए कि जो ये रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये जब कोई भी पावर डायोड ऑन से ऑफ होता है तब के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। मतलब वो कंडक्ट कर रहा है, कोई भी पावर डायोड है अगर वो कंडक्ट कर रहा है, मतलब आपने P को दिया है, मतलब अभी मैं इसको P और N से ही समझा रहा हूँ। तो अगर आपने उसके एनोड को दिया है प्लस और कैथोड को दिया है माइनस, वो पावर डायोड अगर कंडक्ट कर रहा है तो उस कंडीशन में अगर उसे अगर रिवर्स बायस में दे दिया जाए। देखो कभी भी डायोड को फॉरवर्ड बायस में देना मतलब कहलाता है ऑन, और रिवर्स बायस उसको प्रदान करना कहलाता है ऑफ। ये चीज़ तो आप जान रहे हैं। ठीक है, डायोड को ऑन करना मतलब उसे फॉरवर्ड बायस देना, फॉरवर्ड बायस माने एनोड को प्लस से कैथोड को माइनस से, और डायोड को ऑफ करना मतलब उसे रिवर्स बायस देना, रिवर्स बायस मतलब इसको देना माइनस इसको देना प्लस। ठीक है, ये चीज़ें आप जान रहे हैं। तो अगर किसी डायोड को ऑन से ऑफ किया जाए मतलब फॉरवर्ड से रिवर्स किया जाए तो उस स्थिति में ये कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है। VI कैरेक्टरिस्टिक्स तो दोनों में बनता है, फॉरवर्ड में बनता है, रिवर्स में बनता है। फॉरवर्ड माने ऑन, रिवर्स माने ऑफ।
इसीलिए इसको स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। लेकिन रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ तभी बनता है जब किसी कंडक्टिंग डायोड को, मैंने जो कंडक्ट कर रहा हो वो ऑन से ऑफ हो जाए, उस कंडीशन में ये कैरेक्टरिस्टिक बनाया जाता है। अब आप कहेंगे सर तो ऐसा क्यों हम लोग करते हैं कि डायोड चल रहा है उसको ऑफ कर देंगे? तो देखो सच्चाई ये है कि हम लोग ऑफ नहीं करते हैं, लेकिन जब इस डायोड का हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो उसमें इसको ऑन ऑफ होना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप इसको एसी सप्लाई से दे दिए तो अभी ये प्लस है, अभी ये माइनस है, लेकिन बहुत जल्दी ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। ठीक, तो डायोड के कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं, डायोड कभी रेक्टिफायर का काम करता है, डायोड कभी कंट्रोल रेक्टिफायर का काम करता है, डायोड कभी इन्वर्टर में भी कई जगह डायोड प्रयोग किए जाते हैं, मैं बताऊंगा कैसे आपको। चॉपर में प्रयोग किया जाता है, फ्री व्हीलिंग डायोड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सब ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आपको ये जानना पड़ेगा कि अगर कोई डायोड पहले कंडक्ट कर रहा हो और अचानक इसको ऑफ किया जाए, मतलब रिवर्स बाय दिया जाए, तो क्या होगा। ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा होगा, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप पावर डायोड का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे, उसकी सहायता से कोई सटीक या कोई अच्छा सर्किट बना पाएंगे या इसके काम को करवा पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो पावर डायोड का जो रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये ऑन से जब ऑफ होता है तब बनता है। अब एक बात और, जब कोई पावर डायोड कंडक्ट करता रहता है, तो जैसा इसको समझ लो कि ये कंडक्ट करता कैसे है। जैसे मान लीजिए ये पावर डायोड है, ठीक, फिलहाल के लिए देखो आपको पता है कि पावर डायोड का कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन समझने के लिए आप बस जैसे सिग्नल डायोड होता है वैसे ही समझिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मान लो ये कोई पावर डायोड है, ठीक, एक तरफ P और एक तरफ N, यही तो होता है, इधर P इधर N। और सपोज डेट P में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में P में होते हैं होल्स, तो P में बहुत बड़ी मात्रा में होल्स होते हैं, और N में क्या होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, और डिप्लीशन रीजन जो है उसमें तो कुछ नहीं होता है। अब जब आप इसको, जब ये डायोड मान लो कंडक्ट कर रहा है, इसको दिए प्लस इसको दिए माइनस, तो जब ये कंडक्ट करता रहता है तो ये होल उधर जाता है, इलेक्ट्रॉन इधर आता है, होल इलेक्ट्रॉन कंबाइन होते हैं ना। तो जब होल इलेक्ट्रॉन कंबाइन होते हैं तो उस कंडीशन में मान लो कि एक होल एक इलेक्ट्रॉन से कंबाइन हुआ, सपोज डैट कि एक होल एक इलेक्ट्रॉन से कंबाइन हुआ, तो जब एक होल यहाँ ख़त्म होता है और एक इलेक्ट्रॉन ख़त्म होता है, तो जो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, वो इलेक्ट्रॉन की, मान लो यहाँ पे एक होल आके इस इलेक्ट्रॉन को ख़त्म कर दिया, तो तुरंत एक इलेक्ट्रॉन की ये सप्लाई कर देगा। ठीक, क्योंकि ऐसा होता इसलिए है क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ख़त्म हुआ तो कहीं ना कहीं इधर धनावेश आ जाएगा। देखो किसी भी वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉन कम होता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, तो प्लस आएगा तो बैटरी का तुरंत ये वाला जो माइनस टर्मिनल है वो तुरंत एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। इधर प्लस आया, क्षण भर के लिए प्लस आया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ, तो तुरंत यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इन करेगा, तुरंत जानते हो क्या होगा, इधर से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, मतलब इसमें जो कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है उसमें से वो बॉन्ड टूटेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर निकलेगा, और जब वो बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो यहाँ फिर होल बन जाएगा। तो यहाँ से, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इन किया तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इन किया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर भी निकला, और यहाँ पे एक होल भी पैदा हुआ। तो जो एक होल नष्ट हुआ था, इलेक्ट्रॉन को नष्ट किया था, उदासीन किया था, तो होल भी तो खत्म हुआ था, वो भी तो उदासीन हुआ था, तो एक होल यहाँ फिर से पैदा भी हो गया, अब फिर ये उधर चलेगा। अब यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह शुरू हो जाता है, इस तरह से। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से ऐसे चलते हैं, तो धारा इस तरह से ऐसे बहती है, ये आप सबको पता है। तो इस तरह से धारा का प्रवाह होता है। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि ऐसे कंडक्शन होता रह रहा है, अब अचानक अगर बीच में आप इसको अचानक ऐसे रिवर्स बायस दिए, इसको प्लस इसको माइनस, तो जानते हैं क्या होगा। अगर ऐसा करेंगे तो कुछ जो होल्स हैं, सपोज डेट कुछ होल्स इस साइड में आए हुए हैं, ठीक, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में आए हुए हैं। ठीक, मतलब इलेक्ट्रॉन्स चूँकि कंडक्ट करते हैं ना, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, इधर के होल उधर जाते हैं। तो मान लो कि इधर कुछ होल्स हैं, अभी वो इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होने ही वाले हैं, अभी ये होल उधर पहुँचे हुए हैं, इधर ये इलेक्ट्रॉन पहुँचे हुए हैं, कॉम्बिनेशन की प्रक्रिया चलती रहती है। तभी आपने इसको प्लस दे दिया, इसको माइनस दे दिया, तो देखो होगा क्या। जब आप इसको प्लस देंगे, इसको माइनस देंगे, तो देखो आइडियल कंडीशन में, मतलब आइडियल में ये होना चाहिए कि तुरंत इसमें धारा जीरो हो जानी चाहिए। बात समझ रहे हैं ना। मतलब अगर कोई डायोड को आप यहाँ प्लस दिए, यहाँ माइनस दिए, तो आइडियल कंडीशन में जिस क्षण
मतलब मैं समय की बात कर रहा हूँ, जितना बजकर जितना मिनट जितना सेकेंड, जिस क्षण आप इसको ऐसा दिए हैं उसी क्षण इसमें ऐसे धारा का प्रवाह शुरू होना चाहिए और ये धारा बहती रहनी चाहिए आइडियल कंडीशन में। और जैसे ही आप इसको इधर प्लस किए इधर माइनस किए, मतलब डायोड को ऑफ किए, तुरंत ये धारा खत्म हो जानी चाहिए, तुरंत धारा जीरो हो जानी चाहिए। ठीक, कोई धारा इधर से जो पहले ऐसे बह रही थी वो तो नहीं ये बहनी चाहिए, और कोई धारा प्लस से माइनस भी नहीं बहनी चाहिए, क्योंकि आपने इसको रिवर्स बाय किया है। ठीक, तो लेकिन ऐसा क्या पॉसिबल है, ऐसा रियलिटी पॉसिबल है कि पहले तो कंडक्शन ऐसे ऐसे हो रहा है, इस तरह से ऐसे कंडक्शन हो रहा है, धारा का प्रवाह तो ऐसे ही होता है ना। ठीक, तो ऐसे धारा का प्रवाह हो रहा है और अचानक आपने इसको उल्टा दिया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो तुरंत धारा खत्म हो गई। ऐसा नहीं होता है। ठीक, होता क्या है उसी को हम लोग समझेंगे रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो देखिए रियलिटी में देखिए क्या होता है। देखिए जब फॉरवर्ड बायस में इधर के होल्स उधर जाते हैं और इधर के इलेक्ट्रॉन्स इधर जाते हैं, तो उस कंडीशन में ऐसा होता है, जब ये कंडक्ट कर रहा होता है तो उस कंडीशन में इधर होल्स भी पहुँचे रहते हैं। मान लो कि इधर होल्स पहुँचे, अभी इनका कम्बिनेशन होगा, अब ये नहीं ना है कि जाते ही कंबाइन हो जाएंगे, तो इधर होल भी पहुँचे रहते हैं और इधर इलेक्ट्रॉन भी पहुँचे रहते हैं जो अभी कंबाइन होंगे। ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन भी पहुँचे रहते हैं जो किसी होल के साथ कंबाइन होंगे। तो नॉर्मल स्थिति में जब कंडक्शन होता रहता है तो ऐसा नहीं होता है, जैसे अगर कंडक्शन न हो रहा हो तो आपको मैक्सिमम होल, सारे के सारे होल इधर दिखेंगे पी टाइप में, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर दिखेंगे एन टाइप में। ठीक, इक्का दुक्का इधर माइनॉरिटी वाले होल्स और इधर माइनॉरिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, लेकिन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होल्स आपको होल पी में दिखेगा, एन में इलेक्ट्रॉन दिखेगा। लेकिन जब कंडक्शन होता रहता है तो ये चीज़ नहीं रहता है। जब कंडक्शन होता रहता है तो होल उधर भी पहुँचा रहता है, उधर भी ठीक ठाक होल होते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर भी पहुँचा रहता है, इधर भी ठीक ठाक इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ तक कि इस डिप्लीशन रीजन में भी, रियलिटी में डिप्लीशन रीजन में कोई होल इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन जब ये इधर से उधर जा रहा है तो कुछ होल इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी रहेंगे, कुछ डिप्लीशन रीजन में भी रहते हैं। समझ रहे हैं ना बात को। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब कंडक्शन होता रहता है तो हमारे सेमीकंडक्टर लेयर में, इसको हम कहेंगे सेमीकंडक्टर लेयर, इस पी और एन को, और बीच का जो लेयर है उसको कहेंगे डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन। तो ये जो डिप्लीशन रीजन है इसमें भी चार्ज स्टोर रहते हैं, और जो हमारा सेमीकंडक्टर लेयर है इसमें भी चार्ज स्टोर रहते हैं। मतलब इसमें भी होल इलेक्ट्रॉन, इसमें भी होल इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी होल इलेक्ट्रॉन, चार्ज हर जगह स्टोर रहते हैं। ये बात समझ में आया? वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो अभी कैसे नोट्स में लिखना है वो सब मैं आपको बताऊंगा, पहले समझ लीजिए। तो रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑन से जब डायोड ऑफ होता है, माने फॉरवर्ड से रिवर्स होता है, तब बनता है। दूसरा चीज़ कि जब डायोड कंडक्ट करता रहता है तो उसमें चार्ज स्टोर रहता है, कुछ डिप्लीशन रीजन में और कुछ सेमीकंडक्टर रीजन में स्टोर रहते हैं। अब देखो मान लो कि अचानक आपने इसको किया प्लस रिवर्स बायस और इसको किया माइनस, तो देखिए होगा क्या। पहले तो ये होगा कि जो होल उधर जा रहे थे और जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे उनकी संख्या में बहुत तेज़ी से गिरावट आने लगेगी, क्योंकि अगर आपने उल्टा कर दिया तो अब होल का उधर जाना तो मुमकिन नहीं है ना, तो मतलब उनकी जाने की संख्या में अचानक कमी आने लगेगी। अगर पहले 100 होल जा रहा था तो धीरे धीरे तुरंत 98, 95, 90, 80 तुरंत उनकी संख्या धीरे धीरे घटने लगेगी। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इधर जाने वालों की घटने लगेगी, मतलब अचानक गिरावट आएगी। यानी सीधी सी बात यह है कि जो ये वाला करंट बह रहा था, ये वाला करंट बढ़ा था, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन आना कम हो गया, इधर से इधर होल जाना कम हो गया, तो जो ये करंट फ्लो हो रहा था, करंट तो ऐसे फ्लो हो रहा था, इसकी मात्रा में कमी आएगी। क्योंकि करंट क्या है, आवेशों की कितनी मात्रा प्रवाहित हो रही है। ठीक, तो आवेशों की मात्रा में कमी आएगी तो ये करंट, यानी इसको मैं कह रहा हूँ फॉरवर्ड करंट, तो ये फॉरवर्ड करंट जो ऐसे फ्लो हो रहा था ये तुरंत बहुत गिरने लगेगा। ठीक, उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। अब इस ग्राफ को देखो, यही रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखो क्या दिखाया गया इस ग्राफ में। ये ग्राफ सबसे पहले तो आपको ये मतलब नोट्स में लिखना पड़ेगा, जब कहूँगा तब लिखिएगा कि ये मैंने रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, ये डायोड के फॉरवर्ड करंट, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ IF, तो ये डायोड के फॉरवर्ड करंट और समय के बीच का ग्राफ होता है। ठीक, क्योंकि आपको बताया ना कि जब ऑन से ऑफ करेंगे तो ये बनता है, तो डायोड के फॉरवर्ड करंट और समय के बीच का ग्राफ होता है। तो ठीक है, इन दोनों के बीच का ये ग्राफ होता है। अब इसको प्लस में भी दिखाया गया है, इधर माइनस में भी दिखाया गया है, मतलब दोनों तरफ दिखाया गया है। ऐसे क्यों ये ग्राफ बना है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, तो सबसे पहले तो आप ये मान
लीजिए कि हमारा जो पावर डायोड है वो एकदम कंडक्ट कर रहा है, मतलब समय के साथ ये टर्न ऑन है, ठीक। तो टर्न ऑन है तो इस समय पर ऑन है, इस समय पर ऑन है, इस समय पर ऑन है। मान लो कि इस समय आपने इसको ऑफ किया, देखो मान लो इस समय, मतलब ये समय है तो समय एक्सिस, तो मान लो इस समय आपने अब t बराबर 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 60 सेकेंड जो भी हो, आपने इस समय इस डायोड को, पावर डायोड को ऑफ किया। आप क्या मैंने रिवर्स बाय दिया, तो जैसे ही रिवर्स बाय देंगे तुरंत होगा क्या कि होल इलेक्ट्रॉन की का जो मात्रा है वो गिरावट आने लगेगी। मतलब जो अगर यहाँ से 100 जा रहे थे तो अब धीरे धीरे कम हो जाएंगे, अब 50 जाएंगे, 30 जाएंगे, 10 जाएंगे, तो ठीक है, होल इलेक्ट्रॉनों का आवागमन में अचानक गिरावट आएगी। तो जब ये गिरावट आएगी तो जो ये करंट है वो धीरे धीरे डाउन होने लगेगा, क्योंकि फॉरवर्ड करंट कम होगा, ठीक। तो ये फॉरवर्ड करंट देखो कम होगा, लेकिन अचानक नहीं जीरो हो जाएगा। देखो हर चीज़ में समय लगता है, इनका संख्या 90 से 80, 80 से 70, 70 से 60 ये होने में समय लगेगा, इसीलिए ये ग्राफ तिरछा बना है। मतलब ये चीज़ भी बढ़ेगा, धारा में गिरावट आएगी और समय बढ़ेगा, समय तो हमेशा बढ़ता है, तो ये ग्राफ तिरछा नहीं बनेगा ऐसे, ठीक है। अगर कोई भी राशि, ये राशि बढ़ रही हो और ये राशि घट रही हो तो ग्राफ ऐसे बनता है कि नहीं, सीधी सी बात है। तो वही चीज़ है ना, तो समय तो हमेशा बढ़ेगा, लेकिन ये चीज़ करंट गिरेगा तो ये ग्राफ ऐसे बना, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये करंट जीरो हो गया। अब आइडियल कंडीशन में यही होना चाहिए था कि जब आप इसको उल्टा दिए, मतलब यहाँ माइनस और यहाँ प्लस किए, तो ये जो फॉरवर्ड करंट है, मान लो पहले 5 एम्पियर भर रहा था तो 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 0 एम्पियर होकर इसको रुक जाना चाहिए। और अब कोई धारा इधर से इधर उल्टा दिशा में कोई भी धारा जो है नहीं बहनी चाहिए। असली कंडीशन में तो यही होना चाहिए कि ऐसी कोई धारा अब प्लस से माइनस नहीं बहनी चाहिए। लेकिन जानते हो होता क्या है, इसमें करंट बहता है, उल्टा दिशा में करंट बहता है, थोड़े देर तक और ठीक ठाक बहता है। अब बताओ उसका कारण क्या है, ठीक है। अभी ये ग्राफ से आपको मैं समझाऊंगा। मतलब रियलिटी में ये यहाँ पे जीरो होके रुकता नहीं है, थोड़े देर तक करंट उल्टा दिशा में बहता है। और वो लीकेज करंट नहीं, लीकेज करंट जो आप पढ़ते हैं कि लीकेज करंट बहता है वो तो माइक्रो एम्पियर में होता है, उसको तो आप नगण्य मानिए। ये जो करंट बहता है ये लीकेज करंट के बराबर नहीं होता है, ये अच्छा खासा होता है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फॉरवर्ड करंट का मान 5 एम्पियर हो तो जैसे ही आप रिवर्स बायस देंगे, ये जो उल्टा दिशा में करंट बहता है ना, ये भी 5-6 एम्पियर तक पहुँच जाता है। सोचो, मतलब ठीक ठाक वैल्यू, लीकेज करंट की तरह नहीं कि वो तो जीरो ही माना जाता है, उसको तो नगण्य है। मैं यहाँ लीकेज करंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक। तो ये करंट क्यों बहा उल्टा दिशा वाला, और ये थोड़े ही देर तक बह के ख़त्म हो जाता है। तो इसी के बारे में आपको पढ़ना है कि ये रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो देखो सबसे पहले तो ये समझो कि ये बताइए यहाँ पे होल्स पहुँच चुके हैं यन में, मतलब जब कंडक्शन हो रहा था तो यहाँ अच्छे खासे होल भी थे, यहाँ भी होल्स थे और यहाँ भी होल्स थे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स थे। तो ये बताओ जो चार्ज इसमें स्टोर हुआ और इसमें स्टोर हुआ, मैंने सेमीकंडक्टर लेयर में, या जो चार्ज डिप्लीशन लेयर में स्टोर है, इसमें से जो होल्स इधर स्टोर हैं वो माइनॉरिटी वाले हैं, क्योंकि यन में होल माइनॉरिटी होता है। पी में यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी माइनॉरिटी वाले हैं, क्योंकि पी में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी होता है। लेकिन ये रियलिटी में माइनॉरिटी है नहीं, क्योंकि इनकी मात्रा बढ़ चुकी, इनकी मात्रा इक्का दुक्का नहीं है, इनकी तो मात्रा ठीक ठाक यहाँ पहुँची हुई है। क्योंकि ऐसे कंडक्शन हो रहा था ना, तो डिप्लीशन लेयर समाप्त हो चुका था, तो इधर का अच्छा खासा होल उधर पहुँच चुका था, इधर का अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन उधर पहुँच चुका था, तो इनकी मात्रा ठीक ठाक यहाँ पर रही है। तभी आपने इसको उल्टा दे दिया, रिवर्स बाय दे दिया। तो अब ये जो चार्ज स्टोर हुआ है ये चार्ज क्या करेगा, तो देखो क्या करेगा। अब ये कंबाइन नहीं होगा, जो चार्ज यहाँ स्टोर रहा है ये उल्टा चलने लगेगा। मतलब जाहिर सी बात है, आपको पता है ना कि ये जो डिप्लीशन लेयर होता है ये माइनॉरिटी के प्रवाह को नहीं रोकता है, तभी तो लीकेज करंट प्रवाहित होता है जो माइनॉरिटी की वजह से बहता है रिवर्स बायस में। तो ये माइनॉरिटी के प्रवाह को नहीं रोकता है, यानी अब ये होल्स जो हैं माइनॉरिटी वाले, ये बड़े जो जिनकी संख्या अब ठीक ठाक है वो बड़े आराम से इधर आएंगे, और इधर से जो इलेक्ट्रॉन है वो बड़े आराम से उधर जाएंगे, ठीक। क्योंकि ये माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी को डिप्लीशन लेयर चौड़ा हो जाएगा रिवर्स बायस में, लेकिन फिर भी ये माइनॉरिटी को नहीं रोकेगा। हाँ, इधर के मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जाने देगा, इधर के मेजॉरिटी होल को उधर नहीं जाने देगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इधर हैं और जो होल्स इधर हैं उनको तो ये जाने देगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन होल जब संधि को पार करेंगे तो फिर एक दूसरे को कंबाइन करके समाप्त कर देंगे, ठीक। और थोड़े ही देर बाद ये समाप्त हो जाएंगे और फिर केवल लीकेज करंट बचेगा, जिसको आप नगण्य मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। यानी ये डायोड तब पूरी तरह से ऑफ हो जाएगा, यानी ये जो धारा उल्टा दिशा में बही है ये ख़त्म हो जाएगी। तो फिर से एक बार समझिए कि जो चार्ज इधर आया हुआ है माइनॉरिटी वाला, वो थोड़े देर तक उल्टा दिशा में धारा का प्रवाह कराएगा, फिर एक दूसरे को कंबाइन करके समाप्त करेगा और फिर इसमें धारा समाप्त होगी। तो उस चीज़ को देखो यहाँ कैसे दिखाया गया है। देखो
तो इस क्षण आपने स्विच को ऑफ, डायोड को ऑफ किया, धारा जीरो हुई। जीरो होने के बाद ये देखो, ये ग्राफ को नीचे क्यों बनाया गया है, क्योंकि करंट जो फॉरवर्ड करंट है वो उल्टा दिशा में बह रहा है, इसीलिए ये ग्राफ का नीचे वाला हिस्सा प्रयोग किया गया। देखो दिशा चेंज हो जाए तो कभी भी अगर आप इस दिशा को अगर आप प्लस बोल रहे हैं इस दिशा को, तो इस दिशा को आप माइनस बोलेंगे, सीधी सी बात है। तो इसीलिए इसको नीचे की तरफ दिखाएंगे, और समय तो हमेशा बढ़ता है, तो यानी ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, तिरछा ऐसे बनेगा, क्योंकि ये चीज़ बढ़ रहा है और ये चीज़ नीचे की तरफ बढ़ रहा है। तो फॉरवर्ड करंट जो है IF वो धीरे धीरे नीचे की तरफ, मतलब ऐसे उसका ग्राफ बनेगा। बात समझ में आया कि नहीं? समय बढ़ रहा है, करंट भी बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक, तो इस तरह से ये इसका जो मान है, उल्टा दिशा में जो धारा बहती है वो बढ़ता जाता है। ठीक, क्योंकि ये बढ़ता इसलिए जाता है कि यहाँ पे जो होल्स पहुँचे हुए हैं उसमें से एक होल, फिर 2 होल, फिर 3 होल, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ तो जीरो से शुरुआत होगा ना। घटने की शुरुआत भले 100, 90, 80, 70 ऐसे हुआ है, लेकिन बढ़ने की शुरुआत तो जीरो से होगी। अब जो इधर से इधर फ्लो होगा वो जीरो से शुरू होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये इधर से उधर जाएगा तो 0 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 इलेक्ट्रॉन, तो यानी धारा बढ़ेगी। ये जो रिवर्स वाली धारा है ये जीरो हो के, फॉरवर्ड वाली धारा जीरो हुई है, उसके बाद रिवर्स में धारा बढ़ती जाएगी और बढ़ के एक मैक्सिमम मान को प्राप्त करेगी। ये मैक्सिमम मान अब उसका मान ये मत रटिएगा कि IF के जो पहले था IF उसके बराबर होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, उससे हल्का सा कम ही रहता है जनरली ये रिवर्स वाला, लेकिन फिर भी ठीक ठाक रहता है, ज़्यादा कम नहीं रहता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो धारा है ये उल्टा दिशा में बढ़ती जाएगी और एक मैक्सिमम मान को प्राप्त करेगी। इसको हम लोग, मैं इसका फुल फॉर्म लिखा हूँ मैक्सिमम रिवर्स करंट, यानी रिवर्स में धारा का मान मैक्सिमम हो जाएगा। और जब ये धारा का मान मैक्सिमम हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद ये जो चार्ज इधर उधर पहुँचे हुए हैं, माइनॉरिटी वाले इधर पहुँच जाएंगे, इधर के माइनॉरिटी वाले उधर पहुँच जाएंगे, मैंने इलेक्ट्रॉन इधर पहुँच जाएगा, इधर का होल इधर पहुँच जाएगा, एक दूसरे को कंबाइन करेंगे। तो उतने देर में जब कम्बिनेशन शुरू हो जाएगा तो धारा फिर गिरने लगेगी। जब कम्बिनेशन शुरू हो जाएगा तो उस कंडीशन में धारा में फिर जो होल इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी उनमें कमी आने लगेगी, तो यहाँ पे धारा रिवर्स वाली धारा गिरने लगेगी और लास्ट में ये रिवर्स धारा जीरो हो जाएगी। मतलब लीकेज करंट को नगण्य माना जाए तो ये रिवर्स करंट जीरो हो जाएगा। तो अब देखो, अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे करंट जीरो हुआ है, ठीक, फिर यहाँ पे करंट मैक्सिमम हुआ है, तो इतना दूर में ये समय खर्च हुआ है कि नहीं बताओ। मतलब करंट को जीरो से फॉरवर्ड कर, जब आप उसको रिवर्स बायस दिए, यहाँ पे हैं आप रिवर्स बायस यहाँ पे दिए हैं, लेकिन करंट जीरो यहाँ पे हुआ है और जीरो से ये करंट निगेटिव में मैक्सिमम, माने रिवर्स दिशा में इसका मान मैक्सिमम यहाँ पे हुआ है। तो ये समय है कि नहीं, इतने समय को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं TA से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं TA से। और उसके बाद इस समय के इस पॉइंट से, यानी इस समय से धारा का मान गिरने लगा है और धारा का मान गिर के, ये देखो ये धारा का मान गिरा है और गिर के यहाँ पे जीरो हुआ है, लेकिन इस IRM का 25% यहाँ पे हुआ है। मतलब देखो, अगर आप इस दूरी को इसको आप IRM कह रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं बीच में, इतने दूर को अगर आप IRM कह रहे हैं तो यहाँ कहीं बीच में 0.5 IRM होगा। मतलब IRM का 50%। भाई अगर यहाँ से यहाँ तक 10 एम्पियर हो तो यहाँ से यहाँ तक 5 एम्पियर होगा कि नहीं, तो उसको आप कहेंगे 10.5 IRM। ठीक, लेकिन अगर मैं कहूँ कि IRM का 1/4, तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा इधर आएगा यहाँ पे, तो इसको हम लोग कहेंगे 10.25 IRM। ठीक, तो यानी IRM का 25%, यानी ये जो वैल्यू करंट का दिखा रहा है, ये अगर IRM है तो ये IRM का 25% है। समझ रहे हो ना बात को? तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस जगह पे धारा जो है IRM से घट के 25% मान को प्राप्त की है। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं TB। मतलब TB को कैसे डिफाइन करेंगे कि वह समय जब धारा IRM से, यानी रिवर्स दिशा में अपने मैक्सिमम मान से उस मैक्सिमम मान का 25% हो जाती है, जितने देर में ऐसा होता है उसे TB कहते हैं। देखो ये कंपटीशन में आता है, बहुत बार आया है कि TB धारा किसे कहते हैं। ठीक है, या ये 25% वाला बहुत बार पूछते हैं सब कि TB धारा कितने में होती है, मतलब ये किस समय को दिखाती है, जब IRM घट के 0 हो जाए, या IRM घट के 50% हो जाए, IRM घट के 25% हो जाए, ऐसे ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखिएगा TB वह समय है जब IRM जो है घट कर
अपन 25% हो जाए, ठीक, यानी उसका मान 0.25 IRM हो जाए। बात समझ रहे हैं ना? तो इस समय को हम लोग कहेंगे TB। और उसके बाद ये धारा जीरो होगी, लेकिन उस समय को कुछ कहते नहीं है, ठीक। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, TA कौन सा समय है? जब फॉरवर्ड करंट जीरो होता है और उसके बाद मतलब जब करंट का मान, जब डायोड को रिवर्स बायस देने के बाद करंट का मान जिस क्षण जीरो होता है उस क्षण से जिस क्षण तक उसका मान मैक्सिमम होता है उसके बीच के रिवर्स दिशा में मैक्सिमम होता है, उसके बीच के समय अंतराल को TA कहते हैं। और रिवर्स दिशा में मैक्सिमम मान जितने समय में घटकर 25% हो जाता है उस समय को TB कहते हैं, ठीक। और TA प्लस TB को TRR कहते हैं, और TRR का पूरा नाम है रिवर्स रिकवरी टाइम। रिवर्स रिकवरी टाइम यानी आप बात को समझिए, बात को ये समझिए कि जब आप डायोड को, पावर डायोड को फॉरवर्ड बायस दिए हुए हैं और इसको जब रिवर्स बायस अचानक दे रहे हैं तो इसको ऑफ होने में, देखो इस क्षण आप रिवर्स बायस दिए हैं, यहाँ पे धारा जीरो हुई है, पहले तो इतना समय ये खाया है, चलो छोड़ो उस समय को, उसके बाद इसको ऑफ होना चाहिए, तो ऑफ होना तो दूर की बात है, पहले तो इतना दूर तक उल्टा दिशा में धारा बह रही है और ठीक ठाक धारा बह रही है। उस धारा का चलो अभी जीरो होने में का समय छोड़ो, अगर हम 25% होने का समय देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय खर्च हो रहा है। इसी समय को हम लोग कहते हैं TRR। मतलब देखो इस समय के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये माना जाता है कि ये जो समय है यही समय डायोड को ऑन से ऑफ होने में लगा है। बात समझ रहे हो ना? मतलब डायोड चूंकि स्विच की तरह काम करता है और ये जो पावर डायोड है ना ये हाई स्पीड स्विच की तरह काम करता है। इसका एप्लीकेशन इतना हाई पावर में किया जाता है कि वहाँ पे इस समय से बड़ा फर्क पड़ता है कि TRR कितना है, ये माइक्रो सेकेंड में है कि नैनो सेकेंड में है। देखो इस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ना अगर इसका समय माइक्रो सेकेंड में हो तो हम लोग कहेंगे अरे ये तो बहुत स्लो काम कर रहा है, बहुत धीमे धीमे ऑन ऑफ हो रहा है, समझे ना? UPS वगैरह जो होता है, या मतलब अब छोड़ो, अभी एप्लीकेशन की बात नहीं करेंगे, कई जगह हमको नैनो सेकंड में ऑन ऑफ कराने की जरूरत पड़ती है। मतलब आप फॉरवर्ड बायस दिए, चल रहा है डायोड, रिवर्स हुआ, हम नहीं देते हैं, वो सप्लाई देता है, रिवर्स हुआ तो फटाक से नैनो सेकंड में उसको ऑफ हो जाना चाहिए, मतलब ये धारा जीरो हो जानी चाहिए या घटकर 25% हो जाना चाहिए। 25% इसलिए लिया जाता है ना क्योंकि 25% धारा होने का मतलब कि वो काफ़ी कम हो गया, ठीक, उसको अब ऑफ ही माना जाएगा क्योंकि उसके बाद ये धारा लगभग लीकेज करंट के ही बराबर हो जाती है, तो लगभग ऑफ हो गया। बात समझ, इसलिए 25% लिया जाता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि ये TA और TB आपको समझ में आया कि नहीं, और TRR समझ में आया कि नहीं। TRR का परिभाषा क्या होता है? तो यह वह समय है जिस क्षण डायोड का फॉरवर्ड करंट जीरो हो जाता है, डायोड का फॉरवर्ड करंट जीरो हो जाता है तथा वह मैक्सिमम दिशा में, तथा वह रिवर्स दिशा में मैक्सिमम होता है और फिर घटकर 25% हो जाता है। मतलब 0 से 25% तक जितना समय में होगा उसे कहेंगे TRR। और TA TB तो अलग से बताया हूँ। जितना देर TRR का दो भाग है, TA प्लस TB। जितना देर में 0 से मैक्सिमम होगा रिवर्स दिशा में वो TA है, और जितना देर में मैक्सिमम से 25% होगा घटकर वो TB है। तो TR बराबर TA प्लस TB। TRR का फुल फॉर्म क्या है? रिवर्स रिकवरी टाइम। यानी ये एक तरह का वह समय है जितना देर में डायोड को ऑन से जितना देर में ऑफ हो रहा है। मतलब ऑन यहाँ तक था, असली में तो देखो ऑन से ऑफ होने का समय ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन इसमें मेन रोल इसी का होता है, इसी का। इसीलिए हम लोग TRR की चर्चा ज़्यादा करते हैं, ठीक। ये समय और ये समय कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसको नेगलेबल मानता है। समय यही वाला खर्च होता है, मतलब डायोड कितना जल्दी ऑन से ऑफ हो रहा है ये पता चलता है TRR से, ठीक। इसीलिए जब कोई पावर डायोड आदमी खरीदेगा तो उसके मैनुअल में ये सब चीज़ लिखा रहता है कि इसका TRR इतना है। तो ये होता है रिवर्स रिकवरी टाइम। तो चलो अब कुछ चीज़ें आपको लिखना भी है कॉपी में। तो सबसे पहले रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे कि जब पावर डायोड को जब ऑन ब्रैकेट में कर दीजिएगा फॉरवर्ड बायस से ऑफ ब्रैकेट में कर दीजिएगा रिवर्स बायस प्रदान करते हैं तो उस स्थिति में जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त होता है उसे रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। पहले तो ये बता दीजिएगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो वैसे ही बताया गया है। फिर आगे लिखिएगा कि डायोड का, पावर डायोड का रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड करंट और समय के मध्य का ग्राफ होता है, ठीक। फिर उसके आगे बताना है कि अब उसके आगे थोड़ी सी कहानी की तरह लिखना है कि जब पावर डायोड को रिवर्स बायस दिया जाता है, या ऐसे लिखना कि जब पावर डायोड फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता रहता है और उसे रिवर्स बायस दिया जाता है तो सर्वप्रथम फॉरवर्ड करंट घटकर 0 होता है,
तथा उसके बाद डायोड में रिवर्स दिशा में धारा बहने लगती है जो बढ़कर अधिकतम हो जाती है। इस अधिकतम धारा को मैक्सिमम रिवर्स करंट IRM से प्रदर्शित करते हैं। जितने समय में धारा शून्य से घटकर रिवर्स दिशा में मैक्सिमम, शून्य से बढ़कर, यहाँ पे घटकर नहीं, शून्य से बढ़कर रिवर्स दिशा में मैक्सिमम होती है या शून्य से बढ़कर IRM तक पहुँचती है, उस समय को TA से प्रदर्शित करते हैं। तथा जितने समय में रिवर्स करंट IRM से घटकर IRM का 25% हो जाता है, उसे TB से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और आगे लिख दीजिएगा कि TA और TB के योगफल को TRR कहते हैं। ठीक, TRR का अलग से परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, हालांकि इसका भी अलग से आप लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में आ गया कि TRR का परिभाषा होता तो लिखेगा कि जिस समय डायोड की धारा 0 से बढ़कर IRM तथा IRM से घटकर उसका 25% हो जाती है, उस पूरे समय को TRR कहते हैं। और TRR = TA + TB, ये अलग से TRR का परिभाषा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप कॉपी पर लिख लीजिएगा। रिवर्स रिकवरी टाइम TRR का परिभाषा मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, और TRR = TA + TB। अब यहाँ पे TA को अलग से मैं बताया भी हूँ कि TA क्या होता है। तो TA वह समय है जितने देर में IF जो है वो 0 से IRM तक पहुँच जाता है, और TB वह समय है जितने देर में IF IRM से 0.25 IRM माने IRM का 25% हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा मैंने मतलब सेंटेंस के रूप में ना लिख के ऐसे लिख दिया है। आप जो बताया हूँ सेंटेंस के रूप में वही लिखिएगा। लास्ट में ये जरूर लिख दीजिएगा कि TRR = TA + TB। ठीक, चलो अब इसमें एक और फार्मूला एक और डिफिनीसन है इसमें, ये पावर डायोड में जो इसका रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सॉफ्टनेस फैक्टर। अब ये सॉफ्टनेस फैक्टर क्या होता है, तो देखिए सॉफ्टनेस फैक्टर को यस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है TB/TA। TB/TA, इसी को हम लोग कहते हैं सॉफ्टनेस फैक्टर। मतलब जो दो समय निकला है TB और TA, उसी के अनुपात को हम लोग कहते हैं सॉफ्टनेस फैक्टर। अभी आपको ग्राफ में दिखाया हूँ ना कि ऐसे ग्राफ बन रहा है इस तरह से। तो ये जो 2 समय है, ठीक है, यहाँ 25% है, तो ये जो 2 टाइम आपको दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय और यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये TA है, ये TB है। तो TB/TA इधर बटे इधर का अनुपात जो है वो सॉफ्टनेस फैक्टर कहलाता है। और देखो अगर सॉफ्टनेस फैक्टर 1 के बराबर हो तो उस पावर डायोड को हम लोग कहते हैं सॉफ्ट रिकवरी डायोड। मतलब अगर TB/TA मतलब दोनों बराबर हो, भाई जब ये 1 होगा तो TB = TA होगा, मतलब ये दोनों समय अगर बराबर हो, मतलब धारा को मैक्सिमम होने में या मैक्सिमम से 25% होने में अगर बराबर ही समय लगे तो उसे हम लोग कहते हैं सॉफ्ट रिकवरी डायोड। ठीक, यानी वो डायोड बहुत समय लगाकर ऑन से ऑफ होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सॉफ्ट रिकवरी। फास्ट रिकवरी नहीं है, जल्दी रिकवर नहीं कर पा रहा है। ठीक, तो उसे हम लोग कहेंगे सॉफ्ट रिकवरी डायोड। ये कंपटीशन में ये चीज़ पूछ सकते हैं, सब याद रखिएगा कि यस = 1 हो तो सॉफ्ट रिकवरी, और यस अगर 1 से छोटा हो तो उसे हम लोग कहते हैं फास्ट रिकवरी डायोड। क्योंकि यस अगर 1 से छोटा हो गया तो आपको पता है कि अगर यस 1 से छोटा हो गया तो TB TA से बहुत कम होगा, TB TA से बहुत कम होगा, समझ रहे हो ना। यानी TB = वेरी लेस देन TA, यानी ये वाला समय बहुत कम होगा, ये वाला समय ये वाला समय बहुत कम होगा, TB बहुत कम होगा TA से। और आपको एक अच्छी बात, मैंने एक असली बात ये बता रहा हूँ कि असली में डायोड को ऑन से ऑफ होने में जो समय लगता है ना, ये जो TRR लगता है, इसमें मेन रोल इसी का, मेन किरदार इसी का होता है, इसका ज़्यादा नहीं होता है। क्योंकि देखो TA जो लगना है वो लगेगा। अगर डायोड को आप रिवर्स बायस दे रहे हैं तो जो इधर चार्ज पहुँच चुके हैं माइनॉरिटी बन के वो इधर वापस आएंगे, और जो इधर इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं वो तो जाएंगे ही, और उसी के वजह से ये धारा जो है मैक्सिमम तक पहुँचती है। तो ये समय जितना लगना है वो तो लगेगा ही। ठीक, लेकिन अब डायोड कितना जल्दी ऑफ हो रहा है ये डिपेंड करता है TB पर, क्योंकि TB जो है वह समय है जितना देर में वो चार्ज कंबाइन होता है। ठीक, और ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं TB। तो अब मेन ये डिपेंड करता है TB पे। अगर कोई डायोड ऐसा हो जिसका TB बहुत कम हो, TB वेरी लेस देन TA हो, तो समझ लो कि वो फास्ट रिकवरी डायोड है, वो जल्दी ऑन ऑफ होगा। ठीक, और आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पावर डायोड है ना, ये 3 तरह का होता भी है। ठीक, एक होता है जनरल पर्पज डायोड,
जनरल पर्पस डायोड, एक होता है फास्ट रिकवरी डायोड और एक होता है स्कॉटकी डायोड। ठीक, और आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि ये जो फास्ट रिकवरी डायोड है इसका यस 1 से कम होता है, यानी इसका टीवी टीए से बहुत कम होता है। लेकिन ये जो स्कॉटकी डायोड है ना, इसका तो बहुत ही ज़्यादा, इसका यस 1 से काफ़ी कम होता है, यानी इसका टीवी टीए से बहुत कम होता है। जानते हो स्कॉटकी डायोड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते ही नहीं हैं, इसीलिए इसका इतना कम होता है। मतलब इसमें अगर आप स्कॉटकी डायोड का ग्राफ बनाएं तो ये ऐसे जा रहा है, फॉरवर्ड मोड में कंडक्ट कर रहा है, और ये वाला तो समय थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन उसके बाद इसका ये जो समय है ये बहुत कम, मतलब टीबी एकदम होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए स्कॉटकी डायोड का नैनो सेकेंड में ऑन से ऑफ होने का समय होता है, ये बहुत फास्ट रिकवर करता है। ठीक, तो आप ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, तो इतनी बातें आपको अपने कॉपी में लिख लेनी है। देखो बस उतना ही मैं आपको चाहता हूँ बताना जितने की आपको ज़रूरत हो। अब इसमें और ज़्यादा डेप्थ में जाया जा सकता है, लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो हमें जितना की आवश्यकता हो, जितना हमारे कंपटीशन में आए, जितना हमारे सेमेस्टर में आए, किताबों में तो बहुत सारी फालतू चीज़ें भरी हुई हैं, तो जितने का काम हो उतना ही पढ़िए। तो आप उधर का मैं बताया हूँ ना कैसे लिखोगे, उसको लिख के यहाँ आपको TRR का बस लिख लेना है, TRR का डिफिनीशन लिख के ये लिख लेना है, ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये सॉफ्टनेस फैक्टर अलग से हेडिंग डाल के इसका बस सूत्र लिख लेना, या सेंटेंस बनाना होगा तो लिख लेना कि टीबी और टीए का अनुपात को, हालांकि सीधे सूत्र लिखना है, यस बराबर टीबी और टीए, और ये चीज़ ऐसे ही जस का तस ऐसे उतार लेना। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अब हम लोग TRR और IRM का कुछ डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, लिखने का तो काम हो गया, अब कुछ डेरिवेशन करेंगे। अगर देखो, अगर एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि पावर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, तो आप VI कैरेक्टरिस्टिक्स बताइएगा सबसे पहले, जो पिछले लेक्चर में पढ़े थे, और रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइएगा। और रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये वाला फिगर बना के, मतलब जैसे बताया हूँ लिख के, ये सब नहीं, ये सब तो बस समझाने के लिए, ये वाला डायग्राम मेन एग्जामिनर को दिखे अच्छे से बना दीजिएगा, ये लिख दीजिएगा। और ये लिखने के बाद सीधे आप TRR बराबर TA प्लस TB, कुछ बताइएगा मत TA क्या है TB क्या है, ठीक है, इतना ही लिख के छोड़ दीजिएगा। शार्पनेस फैक्टर अलग से, ये तो बस नॉलेज के लिए बताया हूँ, अलग से शायद ही एग्जाम में आए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग से आ जाता है कि पावर डायोड का रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स केवल बताइए, तो उस कंडीशन में आपको इसमें कुछ डेरिवेशन भी करने पड़ेंगे। ठीक, और वो डेरिवेशन न भी मतलब करना पड़े आपको, इतना भी लिख देंगे तो कोई बात नहीं है। रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा तो खाली ग्राफ भी बना देंगे तो चलेगा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि कभी कभी ये जो डेरिवेशन है ना, इसकी ज़रूरत आपको पड़ जाती है। ठीक, इसलिए इसको फिलहाल के लिए छोटा सा डेरिवेशन है, कर लीजिए, कंपटीशन में कहीं कहीं इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक, तो कर लीजिए डेरिवेशन भी। न्यूमेरिकल भी देखो, कभी कभी न्यूमेरिकल भी आता है, इस सब्जेक्ट से कम आता है, BTUP न्यूमेरिकल नहीं देता, लेकिन अगर आ गया मान लो, तो इस जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ डेरिवेशन या फार्मूला, उससे न्यूमेरिकल आ जाता है, उस पर तो कर लीजिए, छोटा सा डेरिवेशन है। देखिए सबसे पहले डेरिवेशन में हम लोग लिखेंगे, ये बताओ कि ये जो आपको लाइन दिख रहा है यहाँ पे आपको ये जो लाइन दिख रहा है, ये एक रेखा है ना, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन है, रेखा है। तो रेखा का समीकरण क्या होता है? y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी। तो ये बताओ इसमें y जो है, इस पूरे में y जो है वो तो यही है IRM, मतलब आप नीचे वाला पोर्शन देखिए तो ये IRM है, ये IRM है, और x क्या है? x जो है ये t है। लेकिन अगर आप यहाँ से इसको मूल बिंदु मान लें, तो यहाँ से y गया IRM तक, y का मान हो गया IRM, और x का मान क्या हो गया TA। भाई ग्राफ पढ़ना आपको आता होगा कि अगर आप इसको मूल बिंदु मान लें और ये ग्राफ ऐसे बना हुआ है, तो ये चीज़ ये और ये चीज़ A, तो मैं कहूँ कि y के इतना के लिए x कितना है, तो इतना है। समझ रहे हो ना बात को? तो वही चीज़ है, तो y अगर IRM है तो x कितना होगा TA। तो और समीकरण क्या होता है? y बराबर mx प्लस सी। ठीक, और ये रेखा एकदम मूल बिंदु से शुरू हो रही है, तो अगर मूल बिंदु से शुरू हो रही है तो c इसमें है ही नहीं। c क्या होता है? c पता है ना आपको कि c ये होता है कि रेखा अगर यहाँ से शुरू हो तो इस डिस्टेंस को हम लोग c कहते हैं। ये सब तो आप पढ़े हैं, ये सब मैथ वगैरह में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो y बराबर mx प्लस सी, c का मान यहाँ 0 है। ठीक, और y का मान क्या है? IRM, और x का मान क्या है? TA, और m का मान क्या होगा? m प्रवणता, तो m का मान होगा di/dt, क्योंकि ये जो रेखा है ये कहीं ना कहीं इसका स्लोप क्या होगा? di/dt। जैसे स्लोप dy/dx होता है, ये i और t के बीच का ग्राफ है ना, तो di/dt होगा। जैसे स्लोप नहीं dy/dx होता है, वही चीज़ है। तो अगर आप y बराबर mx प्लस सी से इसका समीकरण लिखें तो देखिए,
तो लिखेंगे y बराबर एम एक्स प्लस सी से, अगर आप इसका समीकरण लिखें तो अगर y के जगह पे आप लिखते हैं आई आर एम, तो यम के जगह पे तो वही लिखाएगा डी आई अपॉन डी टी, ठीक है, एम के जगह पे। और एक्स के जगह पे क्या लिखाएगा, तो एक्स के जगह पे मैं आपको बताया हूँ लिखाएगा टी ए, और सी के जगह पे 0, क्योंकि सी इसमें नहीं है। तो आई आर एम का एक फार्मूला आया डी आई बटे डी टी इंटू टी ए, ठीक है। अब देखिए, अब आई आर एम का एक और फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि चूंकि, फिर यहाँ आगे लिखेंगे एक समीकरण बन गया, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो। अब फिर लिखेंगे सिंस या चूंकि आपको पता है कि टी आर आर इज इक्वल टू ये होता है टी ए प्लस टी बी, ठीक। लेकिन किसी भी फास्ट रिकवरी डायोड के लिए यस 1 से कम होता है, ठीक। पावर डायोड जनरली फास्ट रिकवरी वाले ही होते हैं, सॉफ्ट रिकवरी डायोड जनरली वो तो सिग्नल डायोड में ज़्यादातर प्रयोग होता है, ठीक। तो फास्ट रिकवरी डायोड जो है वो जनरली क्या होते हैं, यस उसका 1 से कम होता है। तो हम लिखेंगे यस अगर 1 से कम हो तो दिस इम्प्लाई, यहाँ लिखेंगे इफ़ यस इज लेस देन 1, तो दिस इम्प्लाई अगर यस 1 से कम हो तो यानी अंश छोटा है हर से, यानी टी बी इज लेस देन वेरी वेरी लेस देन टी ए। तो ये बताओ, अगर टी आर आर बराबर टी ए प्लस टी बी है, ये चीज़ इससे छोटा है, तो इसको हम लोग 0 मान सकते हैं इसकी तुलना में। तो दिस इम्प्लाई टी आर आर बराबर हो गया सिर्फ टी ए। बताइए ये बात आपको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि टी बी लगभग आपका 0 हो जाएगा। तो ये हो गया टी आर आर इक्वल टू टी ए। तो इस चीज़ को अगर आप यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, तो फिर से एक नया समीकरण बना, लिखेंगे अतः लिख देंगे या 10 लिख देंगे, 10 यहाँ पे लिखेंगे आई आर एम इज इक्वल टू, तो आई आर एम का एक और समीकरण बन गया डी आई बटे डी टी इंटू टी आर आर, या इसको अच्छा ऐसा रहेगा कि ऐसे लिखो टी आर आर इंटू डी आई अपॉन डी टी। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो देखिए समीकरण नंबर 1 बन गया, समीकरण नंबर 2 बन गया, ठीक है। एक समीकरण और हम बनाएंगे, देखिए वो कैसे बनेगा। तो देखिए अभी ये डेरिवेशन जो है इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें स्टोर्ड चार्ज निकालना पड़ेगा कि स्टोर्ड चार्ज कितना है, ठीक। अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें चार्ज स्टोर होता है ना, इसमें चार्ज स्टोर रहता है डिप्लीशन लेयर में और सेमीकंडक्टर लेयर में। तो वो स्टोर चार्ज कितना होगा, तो देखिए वो स्टोर चार्ज होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, तो पहले एक बात सुनो, देखो अगर कहीं भी आई और टी के बीच का ग्राफ बनाओ और मान लो कि ये ग्राफ इस तरह से है, सपोज डेट समय के सापेक्ष धारा का मान नियत है, तो मैं आपसे कहूँ कि बताओ इसमें कितना आवेश, मैं पूछूं कि इस समय तक बताओ कितना आवेश संग्रहित है, कितना आवेश प्रवाहित हुआ है, ठीक। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ से मतलब आप आई इंटू टी कर देंगे, क्यू बराबर आपका फॉर्मूला होता है आई इंटू टी। तो मतलब आपने क्या किया, ये धारा है आई, ये समय है टी, तो आई इंटू टी करने का मतलब क्या हो गया कि आपने इस ग्राफ का एरिया निकाल दिया, यानी ये जो क्षेत्रफल आपने निकाला ये इस समय तक का स्टोर्ड चार्ज हो गया, संचित आवेश हो गया, या प्रवाहित आवेश कह लो, तो इस समय तक का प्रवाहित आवेश हो गया। अच्छा, अगर यही ग्राफ तिरछा बने तो, ऐसे बने तो, ऐसे, तो भी आपसे कुछ पूछ दे कि इस समय तक बताओ कितना आवेश होगा, तो आप इसका क्षेत्रफल ही निकालेंगे। तो यही चीज़ है, मतलब अगर कहीं ट्राइंगल वाला ग्राफ बनता हो आई और टी के बीच, तो अगर आप एरिया निकाल दें तो संग्रहित आवेश निकल जाएगा। तो देखो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखिए, तो ये पूरा ऐसे त्रिभुज टाइप का, मतलब मान सकते हो, ये थोड़ा सा ऐसे भले इसको आप त्रिभुज मान सकते हैं लगभग में। तो ये इस पूरे का हम क्षेत्रफल अगर निकाल दें यहाँ तक का, ठीक, अगर इस पूरे साइडेड पार्ट का हम क्षेत्रफल निकाल दें, इसको अच्छे से ऐसे बना लीजिएगा, तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल दें तो इतने दूर में संचित आवेश निकल जाएगा कि नहीं। और क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे आधार, आधार है टी आर आर और ऊंचाई है इसका आई आर एम, तो 1/2 गुणे टी आर आर गुणे आई आर एम, ये हो गया संचित आवेश, ठीक। तो क्यू आर आर इज इक्वल टू हो गया 1/2 गुणे कितना बोला हूँ, टी आर आर या आधार इंटू आई आर एम, ठीक। तो आई आर एम बराबर कितना हो गया, तो आई आर एम बराबर हो गया 2QR अपॉन टी आर आर, ये हो गया समीकरण नंबर 3। तो देखिए हमारे पास 3 समीकरण हमारे पास बना है आई आर एम का। फिर से एक बार देखिए 3 समीकरण क्या क्या बने हैं। आई आर एम का एक समीकरण बना है, यहाँ पे देखिए डी आई बटे डी टी इंटू टी ए, एक समीकरण बना है टी आर आर डी आई बटे डी टी, और एक समीकरण बना है 2QR बटे टी आर आर। अब देखो ये जो समीकरण नंबर 2 है,
ये जो समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण नंबर 3 है, इन दोनों से हम लिख सकते हैं इतना बराबर इतना, लिख सकते हैं कि नहीं, इतना बराबर इतना, ये चीज़ लिख सकते हैं। तो चलो यही चीज़ हम लोग लिख के आगे करते हैं। तो देखिए, तो लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से, तो इन दोनों समीकरणों से हम लिख सकते हैं, क्या मैं बोला हूँ आपसे कि इतना बराबर, ये देखिए टी आर आर डी आई बाई डी टी, तो टी आर आर डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2QR अपॉन टी आर आर, ठीक है। अब जब आप इसको इधर गुणा करेंगे तो ये टी आर आर स्क्वायर हो जाएगा, तो टी आर आर का मान यानी रिवर्स रिकवरी टाइम कितना आया, मेन हमें सूत्र इसी का बनाना है, ठीक है। टी आर आर इक्वल टू टी आर आर बराबर कितना आया, तो ये उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप इसको लाएंगे तो ऐसे हो जाएगा 2QR अपॉन डी आई अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा किस में, वर्गमूल में, ठीक। तो ये फार्मूला आया आपका टी आर आर इज इक्वल टू TQR अपॉन डी आई अपॉन डी टी, यानी रिवर्स रिकवरी टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 गुणे जो संचित आवेश है, स्टोर्ड चार्ज जो है उतना, इंटू डी आई बटे डी टी, यानी जो लाइन बन रहा है उसका स्लोप, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट। यहाँ पे देखिए कि बस टी आर आर का फार्मूला बन गया, एक फार्मूला और बना लिया जाए आई आर एम का। तो देखिए, तो आई आर एम का फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे आई आर एम बराबर लिखा हुआ है इतना इंटू इतना, लेकिन इसका फार्मूला तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, ठीक। तो ये हो गया आई आर एम बराबर टी आर आर की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो, ठीक। तो ये हो गया अंडर रूट 2QR अपॉन डी आई अपॉन डी टी इंटू फिर डी आई अपॉन डी टी, टी आर आर की जगह पे ये इंटू फिर डी आई अपॉन डी टी। तो ये बताओ, इस डी आई अपॉन डी टी को जब हम अंदर ले जाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, मैंने यहाँ पे अगर है इसको वर्गमूल के अंदर ले जाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो आई आर एम का फार्मूला क्या आएगा, देखिए, तो आई आर एम बराबर आएगा, थोड़ा सा और साइड में इसको लिख दे रहा हूँ मैं, आई आर एम इज इक्वल टू आपका आएगा, ये अंदर जाएगा तो ये डी आई बटे डी टी का स्क्वायर हो जाएगा, और जब स्क्वायर होगा तो एक डी आई बटे डी टी, मैंने ये ऊपर यहाँ पे होगा ना स्क्वायर के रूप में यहाँ पे, ठीक। तो ये एक डी आई बटे डी टी जो है इससे नीचे वाले से कट जाएगा, ठीक। तो क्या बचेगा, तो आई आर एम इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट, जब ये जाएगा तो एक कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 2QR डी आई अपॉन डी टी, ये चीज़ बचेगा, ठीक। मैंने अच्छे से लिख दिया कि समीकरण 2 से टी आर आर बराबर, समीकरण 2 से आई आर एम बराबर टी आर आर इंटू डी आई बटे डी टी, टी आर आर के जगह पे ये मान रख दिया मैंने, और फिर ये जो जब डी आई बटे डी टी अंदर जाएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, बटे में डी आई बटे डी टी है, एक डी आई बटे डी टी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, आई आर एम इज इक्वल टू, मतलब निकला तो आई आर एम है ना, तो आई आर एम इज इक्वल टू 2QR, एक डी आई बटे डी टी कट जाएगा और यहाँ का तो ख़त्म ही हो जाएगा, तो बचेगा 2QR अंडर रूट 2QR डी आई बटे डी टी। तो दो फार्मूला हमारा आया, टी आर आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2QR अपान डी आई बटे डी टी, और आई आर एम इज इक्वल टू अंडर रूट 2QR डी आई बटे डी टी। यही दो फार्मूला पे कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछे जाते हैं। तो ये आप डेरिवेशन अपना जैसे बताया हूँ वैसे कर लीजिएगा। यहाँ से डेरिवेशन शुरू हुआ है, ठीक है, इस जगह से ये शुरू हुआ है, y बराबर एम एस प्लस सी से एक समीकरण ये बनाना है, बहुत आसान है, ठीक। ये तो सीधे रेखा का समीकरण जो है उससे कर देंगे, और फिर टी आर आर को टी ए के बराबर कर देंगे, बताया हूँ कैसे, और आई आर एम जो है मतलब इस समीकरण में आई आर एम की जगह पे ये यहाँ पे टी आर आर लिख देंगे, तो वही यहाँ पे लिखा गया है, कुछ भी नहीं है। और उसके बाद आपको स्टोर चार्ज का एरिया निकालना है, ठीक, मतलब स्टोर चार्ज निकालना है एरिया वाले तरीके से। तो फिर आई आर एम यहाँ से फिर निकलेगा। अब दो समीकरण आई आर एम का बना, ठीक है, एक समीकरण यहाँ बना है ये समीकरण, और एक समीकरण यहाँ बना है, दोनों से आई आर एम ही निकला है, तो दोनों को बराबर कर देंगे तो ये आ जाएगा क्यू आर के पदों में और डी आई बटे डी टी के पदों में, और फिर इसका मान यहाँ रख देंगे तो आई आर एम का मान आ जाएगा, ठीक। तो ये दोनों सूत्र तैयार हो गया आपका, इसको डेरिवेशन को कर लीजिएगा। ये स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा जो पावर डायोड टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। मतलब पावर डायोड का आपने परिभाषा, कंस्ट्रक्शन या कैरेक्टरिस्टिक्स सारा पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद हम पावर डायोड का, ये तो वैसे कंप्लीट हो गया, लेकिन देखो पावर डायोड के कुछ प्रकार भी होते हैं, जैसे जनरल पर्पस डायोड, ठीक, जैसे फास्ट रिकवरी डायोड और स्कॉटकी डायोड, ठीक। तो आपको इन सब का थोड़ा थोड़ा बताना है कि ये तीनों क्या होते हैं, तीनों का अंतर बताना है, और सबसे मेन चीज़ तीनों का एप्लीकेशन बताना है, ठीक, तीनों कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं।
तो ये एक टॉपिक है, मतलब पावर, ये अभी इसको आप पावर डायोड का ही टॉपिक कहेंगे। इसमें स्कॉटकी डायोड वगैरह पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, ठीक, और ये ज़्यादा प्रयोग भी होता है। तो चलिए इस टॉपिक को मैं मतलब नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। ये बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, मुझे लगता है कि 10 से 12 मिनट के वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। और फिर मैं शुरू करूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक SCR, यानी अब एक तरह से थायरिस्टर। देखो थायरिस्टर तो एक फैमिली का नाम है, उसका जो सबसे मेन डिवाइस है SCR, ये इसकी शुरुआत होगी। SCR क्या होता है, इसमें आपको बहुत मज़ा भी आएगा। तो अब मैं ये टॉपिक शुरू करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब ये लेक्चर नंबर 4 से मिलेगा आपको। मैं एक चीज़ और आपको क्लियर बता दे रहा हूँ कि लेक्चर नंबर 4 से ये जो सब्जेक्ट है वो अब पेड कोर्स के रूप में हो जाएगा। लेक्चर 3 तक, लेक्चर 0 से 3 तक फ्री था, लेक्चर 4 से ये पेड कोर्स हो जाएगा, जिसका सब्सक्रिप्शन चार्ज है 799 रुपया। मतलब 799 रुपया में आप जब सब्सक्राइब करेंगे इस सब्जेक्ट को, तो आपको इसका जो भी वीडियो आएगा या आ चुका होगा सारा आप देख पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लगातार वीडियोज मिलते रहें। तो ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सब्सक्राइब करने के लिए, इसको सब्सक्राइब करने के लिए आपको स्टोर में जाना पड़ेगा। स्टोर में इसका कोर्स दिखाएगा, अभी नहीं, जब वो लेक्चर 4 जब मैं पब्लिश करूँगा तब, तो उसमें आपको ये सब्जेक्ट दिखाएगा, वहाँ से आप इसको सब्सक्राइब कर पाएंगे। पेमेंट करना बहुत आसान है, जैसे आप शॉपिंग वगैरह करते हैं उस तरह से पेमेंट होगा। सारा ऑप्शन उसमें रहता है, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या फ़ोनपे, गूगल पे, जो भी आप चलाना चाहें जिससे भी आप करें। और पेमेंट ज़रूरी नहीं है कि आप ही के नाम का हो तो रहेगा, किसी के भी अकाउंट से, मतलब आपके मान लीजिए भैया हैं, पापा हैं या कोई फ्रेंड है, किसी के भी अकाउंट से करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐप आपके नाम से लॉगिन होना चाहिए। पेमेंट उसके अंदर आप किसी के भी अकाउंट से करवा सकते हैं, तो उसको करवा लीजिएगा। और जब आप पेमेंट करवा देंगे तो आपको वो कोर्स दिखाएगा आपके होम पेज पर कि आपने ये कोर्स लिया है। उसमें जो भी वीडियो आएगा उसको आप चला के देख पाएंगे। उसका मैसेज भी आएगा कि नया वीडियो इसके अंदर आ गया है, तो आप उसको देखते रहेंगे। तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी जब मैं कोर्स बना लूँगा तब ये चौथे लेक्चर से ये चीज़ होगा, ठीक है। वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को कुछ जेई के कंपटीशन में जिस तरह से क्वेश्चन्स वगैरह आते हैं वो भी आपको कुछ बता दे रहा हूँ। देखो, जब क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको थोड़ी सी फीलिंग आ जाती है कि हाँ हम क्या पढ़े हैं, कैसे इस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो, इस बार मेरा प्लानिंग ये है ना कि जब भी मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, तो अब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो इसमें तो कुछ भी पढ़ाया जा सकता है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 5 मिनट का समय इस पर भी दिया जा सकता है। क्लास में थोड़ा अलग माहौल रहता है, यहाँ तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो है, आप देख लीजिए। कोई भी दिक्कत आए तो बताइए, हम लाइव क्लास में आपको आके समझा देंगे, ठीक। तो अब देखिए 2-3 क्वेश्चन है जो पावर डायोड पे आया हुआ है, तो इसको फटाक से देख लीजिए। इंग्लिश में है लेकिन मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो देखिए लिखा है, फॉर ए डायोड रिवर्स रिकवरी टाइम इज डिफाइंड एज द टाइम बिटवीन द इंस्टेंट डायोड करेंट बिकम्स 0 एंड द इंस्टेंट रिवर्स रिकवरी करेंट डीकेज टू 0, 10% ऑफ IRM, 25% ऑफ IRM, 15% ऑफ IRM। एकदम इजी क्वेश्चन है। 25% ऑफ IRM, देखो इसका हिंदी क्या हुआ। इसका हिंदी हुआ कि किसी भी डायोड के लिए, हालांकि यहाँ पावर डायोड होना चाहिए लेकिन चलो ठीक है, किसी भी डायोड के लिए जब रिवर्स रिकवरी टाइम की बात आ गई तो पावर डायोड ही तो होगा। तो क्या क्वेश्चन है कि किसी भी डायोड के लिए रिवर्स रिकवरी टाइम वह समय होता है जिसमें डायोड का करंट 0 से रिवर्स रिकवरी करंट का कितना % तक घटकर हो जाता है। बताओ, मतलब रिवर्स रिकवरी टाइम वह समय होता है जिसमें डायोड का करंट 0 से रिवर्स रिकवरी टाइम का कितना % हो जाता है घटकर। तो बताया नहीं हूँ कि रिवर्स रिकवरी टाइम में 0 से घटता है, मतलब 0 से पहले तो IRM तक पहुँचता है और फिर IRM से वो जाता है और घटकर हो जाता है कितना %? 25%। तो इसका जवाब होगा C। अच्छा, दूसरा देखो, इन ए डायोड द कट इन वोल्टेज एंड फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप आर रेस्पेक्टिवली। मतलब डायोड में कट इन वोल्टेज और फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है? 0.7, 0.7, 1, 0.7, 0.6, 1 और 0.7। मतलब पहले आपको देखना है कट इन वोल्टेज, अब बाद में देखना है फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। तो देखो, कट इन वोल्टेज ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। नहीं, ये नहीं, गलत है, ये कट इन वोल्टेज ये नहीं होता है, ठीक है। और इसमें जरा सा ये देखो, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप देखो। हालांकि पावर डायोड में किसी का कट इन वोल्टेज भी इतना होता है, तो वो छोड़ो, अभी जरा सा वोल्टेज ड्रॉप देखो। तो 0.7 वोल्ट ये तो नहीं होता है, थोड़ा अधिक होता है वोल्टेज ड्रॉप, ठीक। ये 1 वोल्ट ये सही है, ठीक है। 0.6 वोल्ट तो हो ही नहीं सकता है, और 0.7 वोल्ट ये भी नहीं होता है, ठीक है। अब 1 वोल्ट अगर कट इन वोल्टेज है तो उससे अधिक ही वोल्टेज ड्रॉप होगा। मैं आपको नहीं बताया था कि वोल्टेज ड्रॉप जो है डायोड का
हम 7 से 1 वोल्ट तक होता है, वही चीज़ें होगा, ठीक है। कट इन वोल्टेज हम 7 वोल्ट, और जब डायोड कंडक्ट करने लगता है तो थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है, तभी तो वो जो लाइन है एक्सपोनेंशियल बनता है ना डायोड के लिए, या लीनियर बनता है ना पावर डायोड के लिए, तो हल्का सा बढ़ जाता है, वोल्टेज ड्रॉप हल्का सा अधिक होता है। ये मैं आपको बताया था पिछले लेक्चर में, तो ये बी ऑप्शन सही होगा। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कोई बच्चा अगर अच्छे से सेमेस्टर में न पढ़ा रहे ना तो हमेशा इन सब चीज़ों में कन्फ्यूज रहेगा। अब देखो, शार्पनेस फैक्टर ऑफ सॉफ्ट रिकवरी एंड फास्ट रिकवरी डायोड्स आर, बताओ कितना होगा सॉफ्ट रिकवरी के लिए शार्पनेस फैक्टर और फास्ट रिकवरी के लिए। तो अभी बताया था आपको, सॉफ्ट रिकवरी के लिए कितना होता है 1, तो 1, और फास्ट रिकवरी कितना होता है लेस देन 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 1 ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 1 1 1 1 लेस देन 1, डी सही है। सॉफ्ट रिकवरी के लिए 1 और फास्ट के लिए लेस देन 1, ठीक हो गया। और ये क्वेश्चन देखो, रिवर्स रिकवरी करंट इन ए डायोड डिपेंड्स अपॉन, मतलब डायोड में रिवर्स रिकवरी करंट किस पे निर्भर करता है, फॉरवर्ड फील्ड करंट पे, स्टोरेज चार्ज पे, टेम्परेचर पे, पीआईवी पे, किस पे डिपेंड करता है, सीधा सीधा बात है, रिवर्स रिकवरी करंट चार्ज पे डिपेंड करता है, ठीक है। वही तो बताया हूँ आपको कि चार्ज जो स्टोर होता है, सारा कहानी तो उसी का है, ठीक है। तो चार्ज पे डिपेंड करता है। तो देखो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए कुछ जेईई के क्वेश्चन भी हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, वो पेड कोर्स होगा, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब लॉन्च करेंगे तो 1-2 दिन में लॉन्च कर देंगे, ठीक है। और अब अगला जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब पावर डायोड का पहले प्रकार पढ़ाना है 3 थे, और फिर SCR पढ़ाना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपको मज़ा भी बहुत आएगा उसको पढ़ने में। तो चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।